जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, जो ये सब्जेक्ट है इसमें हम कुछ नया करना चाहते हैं। एक तो वो नए की डेफिनेशन हमें क्लियर करनी है, दूसरा इस पूरे डिपार्टमेंट को चेयर आप कर रहे हैं, आपके इतने लंबे एक्सपीरियंस को हम चाहते हैं वो एक्सपीरियंस जो आपने इन 40-45 साल में जो कमाई है ज़िंदगी में, जो यंग बच्चे हैं ये डिजिटली बहुत अवेयर्ड हैं और सारा कुछ जो अब घूम रहा है वो डिजिटल वर्ल्ड के आसपास, सोशल मीडिया हो गया या ये जो यूट्यूब्स एंड उस तरफ घूम रहा है। हम देखते हैं कि पुराना एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ से ट्रस्ट आता है, वहाँ से एक लर्निंग आती है, एक्सपीरियंस आता है, और आज के युग की, इस नए युग की रिक्वायरमेंट्स जो डिजिटल के कारण चेंज हुई है, इसको हमें मर्ज करके, ब्लेंड करके एक नया कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो एक तो ट्रस्टवर्दी हो, चैलेंजिंग हो, मतलब जो नया हो, मतलब इट इज़ कंटेम्प्रेरी हो, आज के युग के मतलब का हो और फ्यूचरिस्टिक दिखाई दे। जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो जब निकल के तैयार होकर के और फिर वो इंडस्ट्री में उतरते हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग में जाएं और चाहे वो जॉब्स में जाएं और चाहे वो प्रिंट मीडिया में जाएं, टीवी रेडियो में जाएं या जर्नलिज्म में डिजिटल मीडियम में जाएं या किसी और मीडियम में जाएं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, इंडिविजुअल काम करने का बड़ा भारी स्कोप है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जगदीश यादव सर, जो कि पत्रकारिता की दुनिया में एक लंबा एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं, इन्होंने बहुत लंबा काम किया है, तकरीबन सन 80 से लेकर जी। और अगर मैं बात करूं तो वो बड़े नाम, वो बड़ी पत्रकारिता, पत्रिकाएं, पब्लिकेशंस, वो एक्सपीरियंस है। हिंदी का बड़े से बड़ा दैनिक जागरण हो, इंग्लिश का गार्जियन और संडे टेलीग्राफ हो, और बड़े अखबारों में अपने फोटो जर्नलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा काम किया है, बड़ा नाम किया है और कई चीज़ों में तो ट्रेंड सेट किया है। आज सर हमारे साथ में हैं और हम लोग एक नई विधा हम शुरू कर रहे हैं, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसकी ज़रूरत सर क्यों पड़ी? ये एक पहला क्वेश्चन उठता है कि BJMC, वाई IIP इज इन्वॉल्विंग इटसेल्फ, जबकि हम फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग और उसके आसपास के कोर्सेज के अंदर अपनी इंजॉय कर रहे हैं, अपने स्टेटस को, अपने डिग्निटी और प्राइड को हम बचाए हुए हैं। तो जब आप ट्रस्ट के अंदर इसको रन करते हैं सर, तो बहुत सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। हमें उनको भी पढ़ाना है जो कि प्रिविलेज्ड हैं, हमें उनको भी पढ़ाना है जो नॉट सो प्रिविलेज्ड हैं, और कई बार हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कौन पढ़ाएगा जो कि उतने वाइब्रेंट या उतने बेटर प्रोफाइल्स नहीं हैं। जिंदगी तो उनकी भी बनानी है, सेल्फ सस्टेन तो उनको भी करना है, जॉब्स में तो उन्हें भी भेजना है। तो कुल मिलाकर के जो आज की हमारी चर्चा है, क्योंकि सर इज गोइंग टू चेयर द डिपार्टमेंट, सो मैं बहुत सारे सर से जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उन्होंने प्लान किया है, उस बेसिस पे हम आज चर्चा शुरू करते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या पढ़ाया जाए जो आज का सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहा है ना, उसको जस्टिफाई कर दे। उसमें कि जो बैचलर तो डिग्री अपने आप में बहुत विस्तृत है और बहुत कुछ बच्चे पढ़ेंगे, इसमें सीखेंगे। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट इस इंस्टीट्यूशन का मैं सोच पा रहा हूँ वो ये होगा कि दक्षता बहुत मिलेगी, क्योंकि मेरा ये अनुभव है, मैं आधा दर्जन से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई लिखाई में लगा रहा हूँ, और अखबार को करिए तो मैं 7 अखबारों में काम किया हूँ बारी बारी से, ये जूनियर से लेके और ग्रुप एडिटर फोटो तक। तो उसमें इसके दौरान जो मेरे सामने लोग आए हैं, उसमें बहुत अच्छे जर्नलिस्ट आए हैं और कुछ में यंग जर्नलिस्ट भी बीच बीच में हमारे साथ आते रहे। कई ऐसे स्टूडेंट आए जिन्हें मैं उनकी क्लास किया था और वो पास आउट होने के बाद उसी अखबार को ज्वाइन भी किए। तो मैं बहुत सारी लैकिंग भी देखता रहा हूँ। मैं उस इंस्टीट्यूशन से बहुत सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ। भीतर से लगता है कि लैकिंग बहुत है, इस लैकिंग को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि मेरी कैपेसिटी ऐसी नहीं थी कि इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस
को डाइवर्ट करूं कि वो मेरी सोच के अनुसार चले, तो ये तो संभव नहीं था। लेकिन मैं इस कसक रहती थी बराबर मन में कि जब बच्चे पास आउट होके आते थे, ज्वाइन करते थे, तो उनको ABCD से सिखाना शुरू किया जाता था। ये अखबार क्या होता है, ये पेज क्या होता है। कोई कोई स्टूडेंट पेज मेकिंग भी सीख के आते थे, देखे हुए होते थे। तो फिर उस जर्नलिस्टों को ये पता नहीं होता था कि जो ये खबर है वो पन्ने पर कितना वैल्यू रखती है और कहाँ प्लेसमेंट उसका होना चाहिए। पिक्चर की ले लीजिए तो फोटो के एक ऐसा टूल मान लेते थे, एक ऐसा कंटेंट मान लेते थे कि उस पन्ने पर कहीं रख देना है। ये उनको इंस्टीट्यूशन में नहीं बताया गया था कि पिक्चर पेज को होल्ड कैसे करती है। एक तस्वीर पूरे पन्ने को रोके रखती है पन्ने पर पाठकों को। ये कोई ट्रेनिंग नहीं थी। हाँ, हम अपने अखबार में जरूर प्रयास करते थे कि आने के बाद उनको सिखा दिया जाए, उनको पढ़ा दिया जाए। सीनियर को भी, जूनियर को भी मैंने कोशिश किया है पिक्चर के वैल्यू समझाने का, शीर्षक का वैल्यू समझाने का। शीर्षक तक की मैं लाइकिंग देखता रहा हूँ लगातार। लेकिन कुछ ऐसे अखबार भी मैं जुड़ा रहा जो शीर्षक के लिए माने जाने जाते रहे। जैसे बहुत अच्छा अखबार द टेलीग्राफ, और उनका बांग्ला का अखबार आनंद बाजार पत्रिका, जबरदस्त हेडलाइन होती थी। और उस हेडलाइन के चक्कर में मैंने बांग्ला पढ़ना सीखा कि मुझे इसे पढ़ना है कि क्या लिखता है, हेडलाइन के चक्कर में। अखबार में तो जो तस्वीर है उसे क्या हम पढ़ेंगे, लेकिन हम हेडिंग पढ़ने के लिए, स्टोरी के पार्ट पढ़ने के लिए, इंट्रो पढ़ने के लिए कोशिश किया, तो वहाँ ये लाइकिंग दिखती है। पिक्चर को लेके लिटरेट नहीं होते हैं वो, कोई भी इंस्टीट्यूट लिटरेट नहीं कर रहा। वो कहता है कि जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसमें एक पेपर होता है, छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट है, इसलिए कहीं कहीं 2-4 क्लास हो जाती है पूरे कोर्स के लिए, कहीं वो भी नहीं होती है कि खास उसकी आवश्यकता, जैसे लगता है कि नहीं है। ये हम कोशिश करेंगे कि ये लैकिंग खत्म करें। कदम कदम पर इमेज की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट को पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, तो और देखिए, बाबा नागार्जुन बहुत बड़े साहित्यकार थे, कवि थे, और इंदिरा गांधी जैसे उस प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने उनके खिलाफ भी लिखते थे वो कविताएं। तो वो उनका मैं उनको याद कैसे करता हूँ कि एक बार वो बोले थे कि अखबार में पहले फोटो देखो फिर हेडिंग। अखबार तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, उसमें और गहराई में जाना चाहता तो पढ़ो अखबार को। तो इसलिए अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर मैं ऐसे अखबार में काम किया हूँ, मैं टेलीग्राफ की तारीफ करता हूँ, वो जहाँ के विद्वान जो डेस्क होता था वो खबरों को किस तरह से वैल्यू समझ के प्लेसमेंट करता था। कभी मुझे डिससेटिस्फैक्शन नहीं मिला पिक्चर के प्लेसमेंट को लेकर, कभी नहीं मिला। डिससेटिस्फैक्शन मेरे को अपनी खुद की पिक्चर पर तो मिलता था कि मेरी पिक्चर ठीक नहीं है, ये लगातार मिलता था। लेकिन पेज पर जो उसके साथ जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा सुपर लगता था। ये अखबार तो सर इनका रेट भी एक फिक्स होता था, नेगोशिएट भी नहीं करते थे। हम लोग तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन की है ना, तो आनंद बाजार पत्रिका में ऐड छापने का मतलब है जो उन्होंने रेट भेजा उसी पे छपेगा। हाँ, तो ये तो डिक्टेट करते थे वो टर्म्स, डिक्टेट करते थे। और मैंने ये जो महसूस करता हूँ कि अब चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट के अलावा जर्नलिस्टों के क्लब का मेंबर भी हूँ, वहाँ भी बैठता हूँ, सीनियर से भी बात होती है, कई बार चर्चाएं साहित्य की होती है। कई बार मैं जो किताबें पढ़ा हूँ उसके उदाहरण बोलने पड़ते हैं, किसी वजह से बोलने पड़ते हैं। तो मैं 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं 4 सीनियर जर्नलिस्ट के साथ बैठा हूँ, राही मासूम राजा की एक किताब आधा गांव, उसकी चर्चा किया। बोला कौन सी किताब है, कौन सी किताब है? अच्छा उन्होंने लिखा है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि इतने बड़े लोगों को भी ये पढ़े नहीं है क्या? तो ये स्टूडेंट को ये भी गाइड करने की जरूरत है कि हमारे जो बड़े राइटर्स हैं, जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, हमारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, स्कल्पचर के लोग हैं, उनको भी पढ़ना जरूरी है, उनको भी जानना जरूरी है। ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो वो जर्नलिज्म में आपको अलग रखेगी, गहराई रखेगी, ताकत देगी, जो औरों से भिन्न होगा। और हम प्रयास करेंगे कि इन रास्तों पर हमारे स्टूडेंट सीखेंगे, पढ़ेंगे, खाली फोटो नहीं, और भी बहुत कुछ जो बहुत जरूरी है जर्नलिज्म में। जी सर,
आपसे जब ये आप बता रहे ब्रीफिंग कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न जो कि बहुत सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सही स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? एक अच्छा विद्यार्थी जो आपसे सीखेगा वो उसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए? वो देखिए, अच्छा स्टूडेंट का काम है अंडरस्टैंडिंग हो, उसको समझे, ध्यान करे और उसको प्रयोग करे, उसको याद करे, उसको गहराई से समझे। मैं इतना ही समझा हूँ। जो क्योंकि मेंटर जो होते हैं, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं, उसमें से चूजी लोग हो जाते हैं, ये ले लो बाकी छोड़ो, ये खास नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट लगन रखते हैं और जो स्टूडेंट थोड़ा स्ट्रगल करना चाहते हैं, उनको जर्नलिज्म में जरूर जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मुझे जो बात समझ में आई है वो ये कि स्टूडेंट जब हमारे यहाँ आते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम को फॉलो करते हैं। जो सर स्ट्रक्चर हमने बना दिया सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6, इसको वो फॉलो करते हैं और सोचते हैं शायद इसी से सब कुछ हो जाएगा। जबकि इसके साथ साथ जो हम IIP में अभी भी चला रहे हैं वो चलती है लर्निंग ऑन लोकेशन प्रैक्टिस। जिस बच्चे के अंदर हम उसकी ट्रेट्स को, उसकी पर्सनैलिटी को जब हम समझ पाते हैं तब उसको उसी हिसाब से हम गाइड कर पाते हैं। ये होता है तब जब होते हैं आपके पास छोटे बैचेस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जो मैक्सिमम होंगे वो होंगे सर 24 मैक्सिमम। इससे ऊपर हमें बच्चे चाहिए ही नहीं। अभी मैं इस बीच में टोकता हूँ आपको। हाँ जी। अभी पिछले जब मैं क्लास कर रहा था प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन में, नाम नहीं रखना चाहिए, तो मैं देखा 54 बच्चे। अब क्लास में बैठ के मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, हर एक से कुछ टच करना चाहता हूँ, मैं अपनी बातों को लेकर टच करना और उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। ये मेरी आदत में है। मैं ये नहीं कि कोई बैठा है तो उसको मैं छोड़ दूंगा। तो मैं क्या करता था कि जब मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि मैं अब क्या करूं, तो मैं वो जो हाथ वाला जो माइक होता है ना बोलने का, वो लेके मैं पीछे जाता था और पीछे से ही क्लास चलाता था। और बहुत देर तक वो बांट लिया था मैं कि इतनी देर इस पोजीशन में, इतनी देर यहाँ, इतनी देर यहाँ, इतनी देर यहाँ। और जब तक वो पूरी तरह से इन्वॉल्व पीछे वाले नहीं हो जाते थे, क्योंकि मैंने ये पाया था कि वो कटने के लिए, बचने के लिए पीछे बैठते हैं, वो अपने में 4 बातें करते हैं। तो उनको मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करता था। और सबसे सुखद तो तब लगा जब कोर्स खत्म हो गया और एक एग्जीबिशन में मुझे बुलाया गया इनॉग्रेशन के लिए। मैं गया तो वो बच्चे जो पीछे बैठते थे वो सबसे ज्यादा गदगद थे कि आपने छोड़ा नहीं, हमारा अटेंशन कर लिया आपने, और इसी वजह से हम कुछ बेटर पिक्चर अप करने लगे जी। तो ये जो बात है स्टूडेंट क्या और कैसे सीखे, कितना सीखे, किस क्वालिटी का सीखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारा सर सक्सेस रेट जो हम लोग लिगेसी जिसको हम बोल रहे हैं कि हम लेकर के उसी को BGMC में लेके जाना चाहते हैं, वो विद 100% हम मानना चाहते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम कंट्रोल रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग एक बैच में 80 स्टूडेंट, सर 54 44 तो फिर भी आपने बताया। मैं आज ही की बात बता रहा हूँ, नोएडा के ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस में एक बैच के अंदर 80 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, 2 तरीके की लर्निंग है। एक लर्निंग है लेक्चर बेस्ड, मैं आया, मैंने लेक्चर दिया 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी उसका करिकुलम का समय है उस हिसाब से, और फिर मैं चला गया। स्टूडेंट्स को ना उनके जो क्वेरीज हैं रिजॉल्व हुए, उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले, उनसे इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, तो ये तो लर्निंग नहीं हो सकती। लर्निंग हम जो इन्वॉल्व होके करते हैं वो इस तरह से, अगर एक स्टूडेंट 3 दिन नहीं आया तो हम उसको कॉल करके पूछते हैं कि बेटा 1 दिन खराब हो रहा है, 365 में से 188 दिन तो कुल पढ़ाना है, उन 188 में से 10 दिन तुम नहीं आए। उसके बाद में हम तो यहाँ तक करते हैं कि होली और दिवाली और दशहरा की जो बड़ी छुट्टियां होती हैं नए साल में, उसमें भी प्रोजेक्ट्स दे देते हैं। कहाँ जा रहे हैं, घर पर जाओ तो ये प्रोजेक्ट करो। अरे इसमें तो और भी मजा है जर्नलिज्म में। हाँ। इसमें तो जहाँ रहे हैं आप वहीं कर लीजिए। इसमें कल्चर, इसमें सोसाइटी, इसमें पॉलिटिक्स, इसमें स्पोर्ट्स, इसमें ऑटोमोबाइल, जितनी भी विधाएं, जितनी भी कैटेगरी आप समझते हैं, देखते हैं अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, किसी भी जॉनर में जाकर के आप कुछ कवर कर सकते हैं। कितना कुछ तो भारत के अंदर
बिखरा पड़ा हुआ है जिसको आप कर सकते हैं कंट्रोल, जिसको आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और यहीं से शुरू हो जाती है लर्निंग। ये जो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है उसके साथ साथ जो लर्निंग का पार्ट हम बोलते हैं वो लर्निंग यही है। इन्वॉल्वमेंट है स्टूडेंट्स का, वो क्यों बढ़ता है कि उनको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। एक नेचुरल बिहेवियर होता है क्लास बंक करना, या एक क्लास में स्लीपिंग मोड में रहना, या एटीट्यूड में भी रहना। तो ये एटीट्यूड कब टूटेगा? जब नंबर्स कम होंगे, जब आप नोटिसेबल हो जाएंगे, जब मेंटर के पास आप देखेंगे कि ये तो मेरे को नोटिस कर रहे हैं, तो मुझे लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में आना ही पड़ेगा। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। रिवर्स मेंटरिंग करते हैं हम लोग। देखिए, एक स्टूडेंट्स के मैं ट्रेनिंग करा रहा था, स्कूल स्टूडेंट्स का, यूनिसेफ के माध्यम से। तो उसमें मैं ये गारंटी से कहता था कि अगर इसमें से कोई बच्चा ये कह दे कि मैं समझ नहीं पाया हूँ तो मेरा फेलियर होगा, मैं अपने आप को फेल मानूंगा। ये कभी फेल नहीं होते हैं। इस एटीट्यूड को आज भी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में, चाहे डिप्लोमा कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज है, जब मेरे को जिम्मा मिलता है तो मैं यही सोच के अब तक करता आया हूँ कि अगर ये नहीं समझ पाए मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है 1.5 घंटे की, तो मैं ये मानूंगा कि वो तो पास हो गए, मैं फेल हो गया। इस एटीट्यूड को हमको बनाए रखना होगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि आप 100% समझे। बहुत बढ़िया सर। तो ये जिम्मेदारी हम लोग लेंगे, बहुत बिल्कुल लेंगे कि 100% समझे। तो सर, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो हमें ये समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट का, मेंटर्स का, इंस्टीट्यूशन का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वगैरह वगैरह को हमने टच कर लिया है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें कि आज के दौर में जो बदलाव आया है उसमें डिजिटलाइजेशन हुआ है और नई तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ सामने आई हैं, और बहुत बड़े तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अपने पॉडकास्टिंग के माध्यम से, डिजिटल चैनल्स के माध्यम से बहुत पैसा कमा रहे हैं और बहुत नाम कमा रहे हैं स्टूडेंट्स जो यंग एज में अच्छा एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हमारा जो टीचिंग का प्रोग्राम रहेगा, हमने लिखा भी है, जैसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो रहते ही है, फिलॉसफी रहती है, और वो एक पिच है। मतलब एक स्टूडेंट को सिर्फ ये नहीं समझना है कि मुझे तो सिर्फ लिखना है, मुझे तो सिर्फ तस्वीर बनानी है, मुझे तो सिर्फ माइक पर बोलना ही है, या मुझे टेक्निकल डिपार्टमेंट में या सॉफ्टवेयर पे काम करना है। ये तो सब बेसिक है, होना ही चाहिए। लेकिन जो हम जिस पर्सपेक्टिव की या जिस कम्युनिकेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, उसमें आपको नए दौर में क्या बदलाव लग रहा है, और ऐसा हम क्या उनको डिलीवर करने वाले हैं अदर देन, मतलब बाकी सब तो हम, क्योंकि डिपार्टमेंट्स हैं तो सब एडिटिंग है, और बाकी रेडियो के कॉन्टेक्स्ट में, ऑडियो के, विजुअल के, और डॉक्यूमेंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, और इसके अलावा हम क्या ऐसा ऐड ऑन करें जो आपको लगता है कि न्यू एज में एटलीस्ट काम होगा, स्टूडेंट्स को बेहतर समझ में आएगा। देखिए, पहली तो ये जैसी रिस्पांस मार्केट का आ रहा है ना, उसी हिसाब से लोग चलते हैं। तो रिस्पांस ये आ रहा है कि डिजिटल पर लोगों की विजिट इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है कि जैसे मैं एक आपके साथ बातचीत जब हो रही थी एक किसी मुद्दे पर, तो मैंने कहा कि उस तस्वीर की चर्चा देश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाई क्योंकि ये डिजिटल का युग नहीं था। एक बार बताया था मैं आपको। आज इतना ऐसा युग है कि करोड़ों लोगों के पास एकदम आप पहुंच जाते हैं, लेकिन तब पहुंचते हैं जब आप में क्वालिटी होती है, आप में डेप्थ होती है, और आपकी बात पर यकीन करते हैं, या अगर इंटरटेनमेंट में आप जा रहे हैं तो उसमें ऑथेंटिक इंटरटेनमेंट आप दे रहे हो तो भी रुकते हैं। ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया सर। आप जब ऑथेंटिक काम करेंगे, टेक्निकली आप साउंड होंगे, और नॉलेज के रूप में आपको ट्रेंड किया गया होगा कि आप ऑथेंटिक काम करें, चाहे आपका सब्जेक्ट स्पोर्ट्स पर काम करना हो, चाहे वो खेल के अलावा, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, फैशन हो, पॉलिटिक्स हो, क्राइम हो। इवन क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बताया जाए, वो एक लाइन कहते हैं पत्रकारों के लिए, बड़ी अच्छी लाइन है कि मैं हूं सबका पर हूं किसी का नहीं। बहुत बढ़िया सर। हाँ, यही होना चाहिए। ये लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मुझे लग जाएगा कि आप गलत की तरफ ले जा रहे हैं और आपकी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, तो पहली मैं हूं जो आपका नहीं रहूंगा और मैं आपको एक्सपोज करूंगा। क्या बात है। ये हमको ट्रेड करना है लोगों। बहुत सुंदर। पत्रकारिता का जो एक पैमाना होना चाहिए, फॉर्मूला या फिर कमिटमेंट होना चाहिए, वो ये, हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए, आलोचना, ना कि
इस वजह से कि मैं मानता नहीं हूँ, मेरी अप्रोच ये वाली नहीं है, मुझे तो ये पसंद नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि सर न्यूज़ जो है वो व्यूज़ बनती चली जा रही है। एक्चुअली एक अजीब किस्म का माहौल है, अभी थोड़ा सा अजीब सा सेकी सा दिख रहा है अभी। एक पॉलिटिशियन का प्रो, एक पॉलिटिशियन का एंटी, गुट बन गए। हाँ। तो लेकिन ये इसमें क्या लैक हम कर रहे हैं, ये हम जरूर पढ़ाना चाहेंगे लोगों को, कि जो शीर्ष पर बैठा पॉलिटिशियन है, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो सभी डिपार्टमेंट को अपनी नज़रों से देख नहीं पाता है। और वहाँ बहुत सारी ऐसे काम होते हैं, एक्टिविटीज, जिसकी सूचना उनको भी नहीं होती है। तो हम स्टोरी नहीं करना चाहिए हमें? क्या उसके लिए वो नाराज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होते नाराज। आप पर्सनल कटाक्ष, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट उनकी बेशक वो उनको पिंच कर सकती है, लेकिन किसी डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है। सर मीडिया तो चौथा स्तंभ है, मीडिया को तो करना ही है। लेकिन मजेदार है कि नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं सर, नहीं, हमें तो करना है, हमें करना है, और बिल्कुल एटीट्यूड के साथ करना है, न्यूट्रल जर्नलिज्म करनी है। ऐसा नहीं करना कि हम फेवर कर रहे हैं तो फेवर ही करते चले जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं तो अगेंस्ट ही जाते चले जा रहे हैं। वो नहीं करना है। पत्रकारिता का जो एक इन टोटलिटी कोई उसके मापदंड है, या तो उसका कोई एक अपना सिस्टम है, एटलीस्ट उसको फॉलो करें हम। वो देखिए, पूरा सिस्टम ये होता है कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं। हम पूरा जो जर्नलिज्म हो रहा है लोगों के लिए हो रहा है, और हमारी जो सरकारें भी है वो भी डेमोक्रेटिक में है। वो बोलते हैं कि लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों की बनाई सरकार, तो उसी में जर्नलिज्म भी लोगों के लिए हो रहा है। तो आप लोगों के हित को देखते हुए स्टोरी तो कर सकते हैं, सवाल भी उठा सकते हैं। कोई सवाल से कोई परेशान नहीं होगा, ना ही कोई किसी को परेशान करेगा। एक और बात सर इसमें आती है कि शायद मैं समझता हूँ, क्योंकि कमर्शलाइजेशन इन मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है कि ग्रुप्स कई हजार करोड़ के हो गए हैं, इनफैक्ट कुछ तो लाखों करोड़ के भी होंगे। अब क्या है कि अगर वो टीआरपी नहीं मिलती है तो टीआरपी जिस चीज़ से मिलती है उसे चला देते हैं, इस वजह से मिलती है तो उस वजह को चला देते हैं, लड़ने से मिलती है तो लड़ना शुरू कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम से होती है तो वो शुरू कर देते हैं। बड़ा भारी प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, वो फेल हो चुका है। जो इस एटीट्यूड के साथ चलते थे कि इससे टीआरपी है, उनके टेलीविजन को लोग देखना बंद कर रहे हैं, और बिल्कुल लो हो गया है। बहुत सुंदर। तो ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि जो टीआरपी बढ़ाने के लिए खबरें करते थे, उनकी टीआरपी इतनी घटी क्या है, उनको उन टेलीविजनों को देखने से लोग हटते जा रहे हैं। कहीं कॉमन किसी से पूछिए, बोला अब टीवी में लोग छोड़ते हैं, टीवी नहीं देख रहे। और बढ़िया बात यह है कि पहले जो मीडिया होता था वो एक सिंगल ट्रैक, यानी हम जो कह रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। अभी तो क्या है, बोथ साइड हो गया है। बोथ साइड। अगर आप डिजिटल मीडिया में आएंगे तो नीचे फिर कटाक्ष मिलता है आपको। अगर आप सोशल मीडिया में आते हैं, ट्विटर पे आते हैं, किसी और फेसबुक पर आते हैं, या और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, लोग तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं, सॉरी, थैंक यू, नहीं चलेगा और ये सब चीज़ें। तो ये इंटरेक्टिव है, यहाँ पर शब्दों का चयन, सब्जेक्ट का चयन, जो जिस तरह का नैरेटिव ज़बरदस्ती गढ़ा जाता है वो कैसा होना चाहिए, और फिर हम अल्टीमेटली करना क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा जो धर्म है जर्नलिज्म में हम वो पूरा निभा दें। यही तो चाहिए। अगर हम अपना काम कर दें तो हमने कर दिया, काम हो गया। लेकिन जब हम एक जो किसी तड़का इस तरह का लग जाए जो कि इसको अच्छा लगेगा, मुझे आपको अच्छा लगाने के लिए अगर जर्नलिज्म करना है तो फिर मुझे क्या करना है? नहीं तो उसी का तो ट्रीटमेंट लोग भी दे रहे हैं ना, लोग छोड़ते जा रहे हैं। यस, तो एक तो ये था सर, बहुत बढ़िया मेरे को आपसे जवाब मिला इसके बारे में। अच्छा, एक मैं और जानकारी ये चाह रहा हूँ सर कि एक तो होता है पब्लिकेशन, न्यूज़ मीडिया, एक है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग भी मास कम्युनिकेशन करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अबव द लाइन और बिलो द लाइन। अबव द लाइन इज मास कम्युनिकेशन, यानी एक बार में लाखों लोगों तक पहुंचना। वो थ्रू अखबार पहुंचते हैं एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड के अंदर, वो हम थ्रू रेडियो और टेलीविज़न पहुंचते हैं, आजकल हम डिजिटल के माध्यम से भी पहुंच रहे हैं। और दूसरा है बिलो द लाइन। बिलो द लाइन होता है कि जो इवेंट्स के अंदर, एग्जीबिशन के अंदर, मेले होते हैं, या एक्सपीरियंशियल एडवर्टाइजिंग होती है, तो हमारे यहाँ पर ये भी 50%, यानी एडवर्टाइजिंग कंपनी, प्रोडक्शन हाउसेस, और वहाँ पर भी बहुत जॉब्स हैं, और अच्छी जॉब्स हैं, अच्छे लोगों की ज़रूरत है, नॉलेजेबल, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस के बैक से आते हैं और एक अच्छा लर्निंग लेकर के आते हैं।
इंडस्ट्री रेडी होकर आते हैं। सर ये जो इंडस्ट्री रेडी होना है ना, ये इसलिए हमारे यहाँ बेहतर रहता है क्योंकि हम जो इंडस्ट्री में अब जिस पिच पे वो जाके काम करेंगे वो हम यहीं पढ़ा देते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। और वहाँ जाके उनको फिर ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कि वो प्रोडक्ट है तो टारगेट ऑडियंस कैसे समझेंगे, वो ब्रांड का बिहेवियर कैसे समझेंगे, ये सब वो पहले पढ़ के चले जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो हम जर्नलिज्म में भी पढ़ाएं, जिन स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाएगा वो इंडस्ट्री रेडी होंगे, वो जाकर के इंटर्नशिप तो हम करा ही चुके होंगे पहले, वो तो डायरेक्ट प्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में रेडी होंगे, और वो होंगे जो आप अच्छी टीम का मेंबर बन सकते हैं। उसको हम रेडी करने के हिसाब से, चाहे वो थ्रू कैंपेन्स हो, चाहे वो थ्रू मीडिया के अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके थ्रू हो, तो ये भी हम चाहते हैं कि एडवर्टाइजिंग को भी हम अच्छे से पढ़ाएं। एडवर्टाइजिंग भी सूचनाओं का काम करता है जी, कम्युनिकेशन, तो वो कम्युनिकेशन है, और वो बायर और सेल करने वाले के बीच के कड़ी बन जाता है। तो कई लोग उसको पढ़ करके और उसकी वजह से जाके प्रोडक्ट के पास पहुंच जाते हैं। अभी उसका आप देखेंगे डिजिटल मीडिया पे भी, तो जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट चलती है उसका ये नहीं कि सिर्फ खबरें ही खबर हैं, खबरें वो भी हैं जो विज्ञापन के रास्ते से दी जाती है। बिल्कुल सही। इसलिए उसे भी पढ़ाना, वो इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है। इसमें मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूं क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है, मैंने उसके अंदर काफ़ी 30 साल के करीब लगाए हैं। एडवर्टाइजिंग में जो दौर बदला है वो ये, पहले हम मानते थे, जब हमारा दौर था सर, हम अखबार में ऐड छापते थे, तो मेरी एजेंसी का तो कंफर्म्ड एक बेसिक एटीट्यूड था कि एडवर्टाइजिंग सेल्स, यानी एडवर्टाइजिंग बेचने की ताकत रखती है। अब चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, चाहे वो कोई रियल एस्टेट हो, चाहे वो कोई लेदर हो, चाहे वो कोई एनीथिंग एल्स, सो एडवर्टाइजिंग भी लीड जनरेट करती है और उसको मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है। अब आता है कि बाकी का, कि भाई इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। पॉसिबिलिटीज इसमें यह है कि एक एडवर्टाइजिंग का भी एक बड़ा दायरा है। कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, आर्ट यानी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होना, स्ट्रैटेजी, मीडिया, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, वो सभी को मिलाकर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी बनती है। उसके बाद में हमारी फोटोग्राफी स्टडीज़ है। फोटोग्राफी में तो हम लोग वैसे ही पहले से बहुत काम कर रहे हैं, तो फोटो जर्नलिज्म के माध्यम से या जो डिजिटल मीडियम में विजुअल्स बन रहे हैं, आपके न्यूज़ चैनल्स, छोटे छोटे डिजिटल चैनल्स बन रहे हैं और जो कि बड़ा काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी भारी विधा है। तो आईआईपी के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फोटो का, हाँ, वो अपने आप में गदगद कर देगा वो जर्नलिज्म पढ़ने वाले को। रेडियो अभी भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। आप गाड़ी में चलते हुए या सुबह या शाम को आप अच्छे से सुनते हैं, देखते हैं, और अच्छी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर भी हैं, तो वो भी एक हमारे यहाँ स्ट्रक्चर करिकुलम का पार्ट रहेगा। जितना भी आर्ट, चाहे तो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो विजुअल से रिलेटेड हो, इसमें एडिटिंग की ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। आजकल तो हम एआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका भी हमने सर, एआई का भी हमने ये सोचा है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एआई के थ्रू कैसे हो। एक लोगों को भय है कि एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसको आज ही पढ़ाना शुरू कर दें तो ये आपके असिस्टेंट की तरह से काम करे। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाइए। थैंक यू। बिल्कुल।